हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है। ऑडियो में किसी तरह की परेशानी हो तो माफ करिएगा। ये मेरी नहीं, एआई की आवाज है। कहानी को लेकर अपनी राय आप लोग मुझे कमेंट्स एक्शन में बता सकते हैं। चैप्टर 46, माई स्पाई वाइफ। अनिरुद्ध ने रजत से जैसे ही यह कहा कि उसे यह लगता है कि कहीं अनामिका लेस्बियन तो नहीं, उसके तुरंत ही बाद अनिरुद्ध को अपने ऊपर एक जलती हुई से निगाह महसूस हुई। रजत उसे घूर कर देख रहा था, जैसे वो अब भी उसे जान से मार देगा। अनिरुद्ध ये देखकर कुछ नर्वस हो गया। एक्चुअली से डर कहना ज्यादा सही होगा। खुद को शांत करते हुए अनिरुद्ध ने रजत से कहा, देख यार, तुझे गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मेरी बात को ध्यान से समझ और फिर बोलना। कहकर अनिरुद्ध कुछ पल रुका, मगर ऐसा लग रहा था जैसे रजत शांत होने की जगह और ज्यादा भड़क गया। अनिरुद्ध ने डर के मारे एक घूंट गले के नीचे उतरी और रजत को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, यार मुझे ये डाउट इसलिए हो रहा है कि वो वाइफ तेरी है। वो तुझसे कुछ कहती तो नहीं ना, तेरी बात सुनती है। मगर तेरी बहन को देख ले। गृह प्रवेश के वक्त वो किसी की नहीं सुन रही थी, मगर तेरी बहन ने उसे रोका और वो रुक भी गई। उसने रस्में भी की। अगले दिन तेरी बहन को खाना पसंद नहीं आया। अनामिका ने उसके सामने कार्ड रख दिया। अब भी देख ले, तेरी बहन ने बस शॉपिंग करने की फरमाइश रखी। भले ही अनामिका ने उसे इनकार कर दिया, मगर उसकी बात करने का लहजा देखा। उसकी टोन कितनी सॉफ्ट थी, जैसे वह बिल्कुल भी नीति को नाराज या दुखी न देखना चाहती हो। इतना सब कहकर अनिरुद्ध रुका और वो ध्यान से रजत के एक्सप्रेशंस देखने लगा। रजत का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और वो जैसे अनिरुद्ध की बात पर ध्यान ही न दे रहा हो। जैसे अनिरुद्ध जो कुछ भी कह रहा है उसके लिए वो सब कुछ बस एक बकवास है। मगर रजत के शांत चेहरे में भी अनिरुद्ध को एक गुस्सा अपने लिए महसूस हो रहा था। अनिरुद्ध ये महसूस कर सकता था कि वो कुछ ज्यादा बोल रहा है और रजत का पारा कभी भी हाई हो सकता है। मगर फिर भी अनिरुद्ध अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने आगे कहा, और तू अपनी देख ले। मुझे काउंट करके बताओ उसने कितनी बार तेरी बात सुनी मानी या कुछ भी। क्योंकि मैंने जब भी तुम दोनों को एक साथ देखा है, उसे मैंने तुझे इग्नोर करते ही देखा है। इनफैक्ट डाइनिंग टेबल पर भी वो तुझे इग्नोर ही कर रही थी। अब तक रजत की नजरें काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थीं। अनिरुद्ध को भी यह बात समझ आ चुकी थी कि इसके आगे उसने एक और शब्द भी कहा तो रजत खुद पर से आपा खो सकता है। इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। मगर ऑलरेडी अनिरुद्ध बहुत कुछ ऐसा बोल चुका था जिसने रजत के गुस्से की आग में घी का काम किया था। रजत ने एक पैनी सी निगाह अनिरुद्ध पर डाली और अपनी गहरी आवाज में लगभग अनिरुद्ध को धमकाते हुए कहा, अनिरुद्ध, इसके बाद तुम्हारे मुंह से अनामिका के बारे में एक भी शब्द निकला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रजत की आवाज इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि अनिरुद्ध की एक भी और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने फौरन ही अपना मुंह बंद कर दिया। मगर अनिरुद्ध का दिमाग शांत रहने वाला नहीं था। वो मन ही मन खुद से बोला, बेटा कहीं ऐसा ना हो मेरा शक सही निकल जाए, वरना सर पीटते बैठना। मत मान मेरी बात, मैं तो बस तेरे लिए दुआ कर सकता हूं। ऊपर वाला तुझे इतने बड़े झटके न दे। मगर तुझे खुद ही अपना सर दीवार पर दे मारना है तो तू मार। रजत की नजरें अनामिका पर टिकी हुई थीं और अनामिका इस वक्त लैपटॉप में काम कर रही थी। उसके पास ही नीति भी बैठी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर में नित्य अनामिका से कुछ कह रही थी, मगर अनामिका उसकी बातों का बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे रही थी। मगर अनामिका के चेहरे पर एक शांति सी थी, जो ये बात साफ बता रही थी कि उसे नीति से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे नीति से कोई नाराजगी नहीं है। रजत अनामिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। रजत काफी देर तक यूं ही अनामिका को देखता रहा। अनामिका भी काफी देर तक गार्डन में बैठकर काम करती रही। कुछ देर बाद नीति वहां से चली गई थी, मगर अनामिका वहीं बैठ के अपना काम करते रहे। रजत भी तब तक उसे ही देखता रहा। शाम ढल गई और अनामिका अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसे बाथरूम में हुआ आशा का इंसिडेंट याद आ गया। अनामिका के कानों में रजत के शब्द ही गूंज रहे थे। जो कुछ भी रजत ने किया, कहा और जिस तरह से कहा,
अनामिका उन चीजों को अपने दिमाग से अब निकाल नहीं पा रहे। पहले भले ही उसने काम में खुद को उलझाकर इन सब से दूर कर दिया था, मगर अब बार बार उसे इन सब के बारे में ही ख्याल आ रहे थे। रजत की बातें और बदले में अनामिका का उसे पलट कर जवाब देना। उन चीजों के बारे में सोचते हुए अनामिका काफी ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी। उसे ज्यादा समस्याएं इसलिए इसलिए भी हो रही थीं क्योंकि अब वह खाली बैठी हुई थी। और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता ही रहता था। और अब जब पूरी तरह फ्री थी तो उसे रजत की बातें परेशान करने लगी। दूसरी तरफ एक अनजान सी जगह पर कमरे में एक आदमी अपने स्टडी टेबल के पास बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो उस आदमी ने कम इन कहकर किसी आदमी को अंदर आने की इजाजत दे दी। तुरंत ही दरवाजा खुला और एक आदमी कमरे के अंदर आया। आते ही वो दूसरा आदमी पहले आदमी के सामने खड़ा हो गया और कहा, सर, अभी तक मैडम का कुछ पता नहीं चल पाया। हम उन्हें ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर उस रात वो कहाँ गई इस बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। इतना सुनने भर की देर है कि उस आदमी की नजरें बहुत ही कठोर हो गईं। गुस्से से उस आदमी ने कहा, कोई मैडम नहीं है वो। उसे आदमी की गुस्से से भरी आवाज सुन दूसरा आदमी डर गया। उसने फौरन ही अपनी नजरें झुका ली। अपनी बात को जारी रखते हुए उसे आदमी ने आंखें कहा, एक लड़की को ढूंढ नहीं सकते पिछले 7 महीनों से कर क्या रहे हो तुम लोग? उस लड़की को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? ऐसे कैसे लापता हो सकती है वो? जाओ ढूंढो उसे और मेरे पास लेकर आओ। मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। गेट लॉस्ट। वह आदमी डर से कांप के और तुरंत ही उस आदमी के स्टडी रूम से बाहर चला गया। देखने से साफ पता चल रहा था कि वो आदमी उसका असिस्टेंट था। उस आदमी के असिस्टेंट के जाने के बाद उस आदमी ने अपने टेबल की ड्रॉर से एक तस्वीर निकाली और उस तस्वीर को देखते हुए कहा, कहाँ हो तुम? जहां कहीं भी हो, मुझसे बच नहीं पाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम मेरे नाम से भी थर थर कांप होंगी। आदमी की आवाज में गुस्सा और नफरत साफ थी। ऐसा लग रहा था अगर वह लड़की अभी उसके सामने आ जाए तो वह उसे लड़की के साथ न जाने क्या ही कर देगा। कौन है ये आदमी? किसे और क्यों ढूंढ रहा है? अनामिका खुद को रजत के ख्यालों से कैसे निकालेगी? क्या रजत का रंग आप अनामिका के ऊपर चढ़ने लगा है? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 47, माई स्पाई वाइफ। आदमी के असिस्टेंट की जाने के बाद उस आदमी ने अपना ड्रॉर खोला और उसमें से एक तस्वीर निकाली और उस तस्वीर से बातें करने लगा। उस आदमी की बातों से उस तस्वीर में मौजूद इंसानी के लिए उसकी नफरत और उसका गुस्सा महसूस किया जा सकता था। उस तस्वीर में एक खूबसूरत सी लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जिसकी आंखों में एक मासूमियत और चंचलता थी, जिसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी, दुनिया का कोई भी इंसान उस पर अपना दिल हार जाए। उस लड़की की आंखों में एक अलग से ही चमक थी। उस आदमी ने तस्वीर को देखते हुए आगे कहा, तुम ना मुझसे भाग सकती हो, नाम से छिप सकती हो। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकलूंगा, नित्या। तुम्हें तुम्हारे की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जहां एक तरफ ये शख्स नित्या को ढूंढ रहा था, ये वही लड़की थी जिसका एक्सीडेंट 7 महीने पहले अनामिका की कार से हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे के दरवाजे पर खरी अनामिका अपने ही ख्यालों में उलझ रही थी। वो आज शाम हुए बाथरूम के इंसिडेंट को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। अनामिका अपने ही ख्यालों में उलझी दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उसका ध्यान दौड़ते हुए रजत ने उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाया और अनामिका के गाल को थपथपाते हुए कहा, कहाँ ध्यान है आपका? क्या सोच रही हैं आप? दरवाजे पर ही खड़ा रहना है क्या? अनामिका का ध्यान टूटा और उसने महसूस किया कि वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। रजत बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले उसके और अनामिका के बीच कोई बहस हुई थी। कुछ नर्वस होकर मगर फिर भी रजत से नजरें मिलाते हुए अनामिका ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं बस अपने काम के बारे में सोच रही थी। अनामिका ने साफ ही झूठ बोल दिया और रजत के सामने से चली गई। बात करते हुए एक पल के लिए भी अनामिका की आवाज नहीं लड़खड़ाई। उसकी आवाज काफी साफ और सधी हुई थी। रजत ने गर्दन घुमाकर जाती हुई अनामिका को देखा और हल्के से हंस दिया। भले ही अनामिका ने बहुत ही बेहतरीन तौर पर झूठ बोला था, उसने अपने झूठ की एक झलक भी अपनी आवाज में न आने दी हो, मगर रजत को उसके झूठ का अंदाजा था। रजत के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनामिका की मन की बातों को किरच लिया हो। रजत ने मन में खुद से ही कहा, कोई बात नहीं अनामिका, अब झूठ कह सकती है। वैसे भी आपका मुझसे झूठ कहने का कोई फायदा तो नहीं, क्योंकि मुझे आपकी झूठ का अच्छी तरह पता होता है। अपनी नर्वसनेस को आप छुपा सकती है और इसमें कुछ बुरा नहीं है, पर एक दिन मैं ऐसा जरूर लेकर आऊंगा जब खुद आप अपने मुंह से अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने रखेंगी। खुद से बातें कर रजत वापस कमरे के अंदर आ गया और आते हुए ही उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने बालकनी की लाइट्स ऑन देखी तो वो बालकनी की ओर बाहर हट गया। बालकनी के सोफे पर उसे अनामिका को बैठे देखा, जो कि लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। ये देख रजत के चेहरे पर कुछ नाराजगी आ गई। वो अनामिका की ओर बढ़ गया। उसने अनामिका के हाथों से उसका लैपटॉप ले लिया। रजत ने जैसे ही अनामिका से उसका लैपटॉप छीना, अनामिका उसे गुस्से से घूरने लगी। मगर इससे पहले कि अनामिका कुछ भी कह पाती, रजत ने ही कहा, रिलैक्स, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और ये मैंने आपके लिए ही किया है। आपको मैं कल रात से देख रहा हूं, आप पूरे वक्त लैपटॉप पर काम करते रहती है। इनफैक्ट कल पूरी रात आप काम ही करती रह गई और सोने के लिए भी 1.5 घंटे का ही समय लिया। इनफैक्ट आप सोए ही नहीं है, सिर्फ वक्त के लिए लेटी। ऐसे में आपके सेहत का क्या हाल होगा। मैं आपको काम करने से रोक नहीं रहा हूं, आपके काम के बीच में आता हूं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी सेहत को ही नजरअंदाज करें। जाइए, जाकर सो जाइए। रजत की आवाज में अनामिका के लिए फिक्र और परवाह थी। अनामिका भी इस चीज को महसूस कर सकती थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए उसका काम ज्यादा जरूरी था। मगर रजत की फिक्र को समझते हुए अनामिका ने अपनी आवाज को शांत करते हुए और थोड़े समझाने वाले लहजे में कहा, रजत, मुझे मेरा लैपटॉप वापस करो। मेरा काम इस वक्त जरूरी है। मैं इस वक्त रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरा काम समय से पहले खत्म नहीं हुआ तो मेरे लिए प्रॉब्लम भी रह सकती है। मैं काफी वक्त से अपना काम नहीं कर रही हूँ और इस समय के दौरान काफी कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। मुझे सारे लॉसेस कवर करने होंगे, वरना मेरे और मेरे साथ काम करने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम रह सकती है। अनामिका ने अपनी बारे में बहुत ज्यादा ना बताते हुए अपनी प्रॉब्लम को रजत को समझाने की कोशिश की, मगर रजत को तो सिर्फ अनामिका की सेहत की ही फिक्र थी। शादी के वक्त अनामिका अचानक बेहोश हो गई थी और फिर फौरन ही कहीं चली गई थी। आने के बाद भी अनामिका अचानक ही बेहोश हो गई थी। रजत अब तक ये सारी बातें भूला नहीं था, और ऐसे में अनामिका का इस तरह से काम करना उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो बस इतना चाहता था कि अनामिका थोड़ा खुद का भी ख्याल रखें। कुछ सोचकर रजत ने समझाते हुए कहा, आपको आपका काम करने से नहीं रोक रहा मैं, मगर आप ये भी तो सोचिए, शादी के वक्त भी आप बेहोश हो गई थी, फिर जब तुरंत चली गई, उसके बाद जब आप लौटी आप फिर बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने भी आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखने को कहा है। अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं रहेंगी तो आप काम कैसे कर सकेंगी। अनामिका ने शांति से कहा, मैं संभाल लूंगी रजत, ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं है। और बात रही मेरी हेल्थ की तो डोंट वरी, मैंने डॉक्टर के साथ प्रॉपर चेकअप करवा लिया है और मैंने उनके साथ कंसर्न भी किया है। हाँ, अभी मेरी बॉडी में कुछ वीकनेस है, मगर ये इतना भी नहीं है कि मैं अपना काम ना कर सकूं। और वैसे भी इस वक्त में कोई फील्ड प्रोजेक्ट नहीं कर रही, नॉर्मल ऑफिस वर्क है, और वो भी बस लैपटॉप पर। इतना तो मैं हैंडल कर ही सकती हूँ। अब तुम प्लीज मुझे मेरा लैपटॉप वापस करो। मगर रजत अनामिका की बात मानने को तैयार नहीं था। उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। रजत ने कहा, मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप काम मत करिए, बस मैं ये चाहता हूँ आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर आपने कल रात प्रॉपर रेस्ट लिया होता तो मैं ऐसी कोई इज्जत नहीं करता। आप कल सारी रात नहीं सोई हैं अनामिका, ऐसे में आपको और काम नहीं करने दे सकता, सॉरी। अब तक रजत की आवाज में अनामिका के लिए फिक्र के साथ साथ कुछ नाराजगी भी आ गई थी।
इस आर्ग्यूमेंट का क्या होगा नतीजा? क्या रजत अनामिका से अपनी बात मनवा पाएगा? रजत की इस बात पर क्या करेगी अनामिका, क्या होगा उसका रिएक्शन? क्या इन दोनों के बीच कोई एहसास पनपने लगा है? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ चैप्टर 48। माई स्पाई वाइफ अनामिका कमरे में आते ही बालकनी में चली गई और लैपटॉप पर काम करने लगी। उसे पूरे केस का एनालिसिस करना था और एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करनी थी ताकि केस पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। रजत कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि बालकनी की लाइट ऑन है, तो वो वहां चला गया। उसने देखा कि अनामिका आते ही काम करने लगी है। वो अनामिका के पास गया और उसे बिना किसी तरीके के मौका दिए हुए उस लैपटॉप ले लिया, जिस पर अनामिका और रजत की बहस शुरू हो गई। रजत चाहता था कि अनामिका आराम करे, मगर अनामिका को अपना काम खत्म करना था। अनामिका की हेल्थ ठीक नहीं थी और रजत को उसकी फिक्र हो रही थी। अनामिका रजत की कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थी। अनामिका ने रजत से कहा, रजत मत समझ ही रही है तुम क्या कहना चाहते हो, मगर तुम्हें भी समझना होगा कि मेरा काम इस वक्त ज्यादा जरूरी है। मैं इस वक्त रेस्ट नहीं कर सकती। मुझे मेरा काम वक्त पर खत्म करना है। अब तो रजत को भी गुस्सा आने लगा था। उसने भी कुछ गुस्से में कहा, अनामिका मैं जानता हूं कि आपको आपका काम करना है और मैं आपके काम के बीच ना कभी आया था ना आ रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप थोड़ा बहुत रीड भी करे। आप कल की रात भी नहीं सोई और आप दिन भर बाहर थी, आते ही आप फिर काम पर लग गए। मैंने आपको एक पल के लिए भी रेस्ट करते हुए नहीं देखा है। अनामिका को समझ आ गया था कि रजत उसकी बात नहीं मानने वाला और सीधी तरह से उससे लैपटॉप नहीं देगा। इस वजह से बातचीत के दौरान अनामिका ने रजत से अपना लैपटॉप भी छीनने की कोशिश की, मगर रजत ने अपना हाथ ऊपर किया और अनामिका को लैपटॉप तक पहुंचने से रोक दिया। अनामिका को गुस्सा आ रहा था और वो रजत से लैपटॉप किसी भी तरह से छीनने की कोशिश कर रही थी। रजत ने अनामिका को चेतावनी दी, अनामिका अगर आप इस तरह से करेंगे तो लैपटॉप टूट भी सकता है। आप मुझसे छीनने की कोशिश बंद करिए और चुपचाप जाकर रेस्ट करिए। रजत ने काफी ध्यान से लैपटॉप पकड़ा हुआ था, जैसे उसे भी पता था कि ये लैपटॉप अनामिका के लिए कितना जरूरी है। अब रजत को लगने लगा कि अनामिका को समझाना बेकार है। उस लैपटॉप को सोफे पर फेंका और बिना अनामिका को मौका दिए उसे अपनी बाहों में उठाया और चुपचाप कमरे के अंदर लेकर चला गया। कमरे के अंदर आते ही रजत ने अनामिका को बेड पर लिटाया। इस दौरान अनामिका रजत की बाहों में छटपटा रही थी। वो बार बार रजत से छूटने की कोशिश कर रही थी। अनामिका रजत से छूटने की तो कोशिश कर रही थी, मगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। वो बस खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। रजत ने जैसे ही अनामिका को बेड पर लिटाया, अनामिका तुरंत उठकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी, मगर उसे बिना मौका दिए रजत जल्दी से बालकनी के दरवाजे पर गया और बालकनी का दरवाजा लॉक कर दिया और तुरंत ही पीछे मुड़ा। अनामिका उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसने एक पल की भी देरी की होती तो अनामिका वापस बालकनी में पहुंच चुकी होती। रजत ने बालकनी के डोर की चाबी अपने पॉकेट में रखी और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। अनामिका उसे दांत पीस कर देख रही थी और कुछ पल उसे घूर कर देखने के बाद अनामिका रजत के पास गई। उसने दांत पीसते हुए रजत से कहा, रजत मुझे बालकनी की चाबी दो, मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए, काम करना है मुझे। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, आप रेस्ट कर लीजिए, ज्यादा नहीं 2-3 घंटे ही सही, फिर मैं आपको चाबी दे दूंगा और अगर नहीं तो चाबी मेरे पॉकेट में, आप चाहें तो खुद निकल सकती है। फिर अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए रजत ने अनामिका से कहा, बट जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप मेरे पॉकेट में हाथ डालकर चाबी तो नहीं निकालने वाली। कहते हुए वो अनामिका को टीज कर रहा था। बस, और एक शरारती स्माइल उसके होठों पर थी। अनामिका बस गुस्से से मन ही मन कसमसा रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो रजत का सिर फोड़ दे, मगर वो उसके साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। वो बस ऐसा सोच सकती थी। रजत उसे चिढ़ाते हुए सोफे पर लेट गया और उसने अपनी दोनों हथेलियों को सर के नीचे रख दिया। एक जंग जीतने जैसी मुस्कुराहट उसके होठों पर सजी हुई थी। अनामिका की मुट्ठियां बनी हुई थी, मगर वो अपनी उंगलियों को अपनी ही मुट्ठी में मसल रही थी। तिल मिलाई हुई अनामिका बेड पर गई और गुस्से से एक पीलो उठाकर सीधे रजत के मुंह पर दे मारा। उस पिलो के मुंह पर पड़ते ही
रजत की मुस्कुराहट जैसे गायब हो गई और उसने अपनी बंद आंखें खोल ली। उसने अनामिका को देखा, मगर अनामिका का चेहरा देख उसे फिर हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी को दबाया और मुंह फेरकर फिर से लेट गया। चिरकर अनामिका भी लेट गई। वो कुछ कर नहीं पा रही थी और इस बात से वो और ज्यादा भड़क रही थी। अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। रजत ने कुछ देर के बाद मुड़कर अनामिका को देखा। अनामिका सो रही थी। उसने एक चैन की सांस ली और करवट लेकर अनामिका को देखते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग 1 घंटा और बीत गया। अनामिका ने अपनी आंखें कुछ इस तरह से खोली जैसे वो कभी सोई ही ना हो। अनामिका सचमुच नहीं सोई थी। उसने बस सोने का दिखावा किया था ताकि रजत बेफिक्र हो सके और इस मौके का फायदा उठाकर वो अपना काम कर सके। अनामिका ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई और इस बात की तसल्ली की कि रजत सो गया। अनामिका उठकर बैठी और धीरे धीरे रजत के पास जाने लगी। क्या करने का सोच रही है अनामिका? क्या अपनी सोच में कामयाब हो पाएगी अनामिका? इस नोक झोंक का क्या होगा? अंजाम किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? क्या रजत अनामिका को काम करने देगा या फिर अभी कुछ और होना बाकी है? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माय स्पाई वाइफ चैप्टर 49। माय स्पाई वाइफ। रजत ने बालकनी का दरवाजा लॉक कर दिया था और चाबी को अपने पॉकेट में रखकर सो गया था। अनामिका ने कुछ देर सोने का दिखावा किया और जब उसे लगा कि रजत सो चुका है तो वो उठकर बैठ गई। वो अपने दबे और धीमे कदमों से रजत की ओर बढ़ने लगी। अनामिका धीरे से सोफे के पास जाकर रजत के करीब बैठी और ध्यान से रजत को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में इस वक्त उस चाबी के बारे में ही चल रहा था। वह सोच ही नहीं पा रही थी आखिर रजत से वो चाबी कैसे ली जाए, क्योंकि रजत ने उस चाबी को अपने पैंट की पॉकेट में रखा था। अनामिका ने एक ठंडी सांस भरी और धीरे से अपने हाथों को रजत के पैंट के पॉकेट की तरफ बढ़ा दिया। अनामिका के हाथ कांप रहे थे, मगर किसी तरह उसने अपनी हिम्मत जुटाई और रजत के पॉकेट से वो चाबी निकालने की कोशिश करने लगे। अभी तक अनामिका ने 1 से 2 इंच ही रजत के पॉकेट में हाथ डाला था, मगर इतने में ही रजत ने अपनी आंखें खोल दी और एकदम से अनामिका का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। सब एकदम अचानक से हुआ। इस वजह से अनामिका को कुछ भी सोचने समझने या खुद को संभालने का मौका नहीं मिला और जिसके कारण वो सीधे रजत के सीने से जा लगी। रजत ने भी अपनी कुछ ताकत का इस्तेमाल किया था और थोड़ा उठ गया था, जिसकी वजह से अनामिका सीधे उसके सीने पर ही आकर गिरी। सोफे के करीब ही कॉफी टेबल था, जिस वजह से जब रजत ने अनामिका को अपनी तरफ खींचा था तब अनामिका की कोहनी में थोड़ी सी चोट लग गई थी। अनामिका ने एक सिसकी के जैसी सांस ली और अपने होठों को दबा लिया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी, मगर अनामिका के अचानक से इस तरह सांस लेने की वजह से रजत इस बात को महसूस कर लिया था, क्योंकि रजत अनामिका के काफी करीब था। इसीलिए उसने इस बात को बहुत ही आसानी से नोटिस कर लिया। रजत ने अपनी आंखें सिकोरी और अनामिका को देखने लगा। अनामिका की आईब्राउज सिकुड़ी हुई थीं। रजत को समझते देर न लगी कि शायद अनामिका को चोट लगी होगी। रजत खुद को और अनामिका को संभालते हुए जल्दी से उठा। इस बीच उसने अनामिका को घुमाकर अपने लैप पर बिठा लिया था। उसने फौरन ही रिएक्ट किया था और अनामिका का ध्यान तो अब भी चाबी लेने पर था, इसलिए उसने रजत के इस एक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर जब रजत उठकर बैठा तब उसने अपने और रजत के पोजीशन पर ध्यान दिया। उसने देखा कि वो रजत के लैप पर बैठी हुई है, तो वो रजत से छूटने की कोशिश कर उसे दूर होने की कोशिश करने लगी। मगर रजत ने अनामिका की कमर पर अपनी पकड़ बना ली। रजत ने अनामिका को हिलने नहीं दिया और जल्दी से कहा, कहाँ चोट लगी है आपको? आप चैन से नहीं रह सकती क्या? इतनी भी क्या जिद है आपकी काम करने की कि खुद को चोट लगा लिया? रजत के चेहरे पर बेचैनी थी, जिसका कारण था उसका अनामिका के लिए फिक्र करना। रजत की इस बेचैनी ने अनामिका का पूरा ध्यान अपनी ओर कर लिया। अनामिका बहुत ही ध्यान से रजत के चेहरे को ही देख रही थी। वो उसकी आंखों में अपने लिए परवाह देख सकती थी। एक अलग सा ही एहसास इस वक्त अनामिका के दिल में हो रहा था और ये एहसास उसके लिए अनजाना नहीं था, काफी ज्यादा जाना पहचाना था।
जिसकी वजह से अनामिका को एक सुकून के साथ साथ एक बेचैनी भी महसूस होने लगी। रजत को जब समझ नहीं आया कि अनामिका को कहाँ चोट लगी है, तो उसने बेचैनी से अनामिका की आंखों में देखा। मगर जब अनामिका की आंखों में उसने देखा, तो उसे अपने लिए कुछ एहसास नजर आए। अनामिका की आंखों में उन एहसासों की झलक रजत भी देख पा रहा था, जिसकी वजह से रजत का ध्यान भी भटका और वो अनामिका की आंखों में खोने सा लगा। मगर अनामिका के लिए उसकी परवाह अब तक खत्म नहीं हुई थी। उसने अनामिका की कमर पर दबाव बनाया और अपना दूसरा हाथ अनामिका की गर्दन के पीछे लेकर गया और धीरे से उसके चेहरे को अपनी ओर झुकाया। अपने ही एहसासों में उलझी अनामिका बस एक टक रजत की आंखों में ही देख रही थी। जहां एक तरफ अनामिका के दिल में कुछ एहसास पनप रहे थे, जिसमें वो उलझा रही थी, तो वही कोई और भी था जो हर एक एहसास, हर एक भाव और जज्बात से दूर हो चुका था, जैसे उसके अंदर कुछ खत्म हो गया हो। किसी हॉस्पिटल में एक कमरे में एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी और बिल्कुल शांत सी थी। उसके चेहरे पर एक भी भाव न था, जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। उसके पास ही एक नर्स स्टूल पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक सूप का बोल था। नर्स उसे धीरे धीरे सूप पिला रही थी। उस लड़की का पेट फूला हुआ था, जो ये बात बता रहा था कि वो लड़की 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। कमरे से बाहर खड़ा कोई शख्स खामोशी से दरवाजे पर लगी छोटे से ग्लास से ये सब देख रहा था। नर्स ने उस लड़की को खाना खिलाया और उस लड़की का चेहरा साफ कर उसे फिर से बेड पर लिटाकर कमरे से बाहर आ गई। वो दरवाजे के बाहर आए और चुपचाप सर झुकाकर उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। ये बड़ी अजीब सी बात है कि पूरा कॉरिडोर खाली था। एक सन्नाटा सा वहां पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई हो ही ना। नर्स ने इस आदमी से कहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है सर, अब भी वैसी ही है। उस आदमी ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फिर इशारों से उस नर्स को जाने को कह दिया। आदमी ने गहरी सांस ली और फिर से दरवाजे के अंदर झांकने लगा। उस इंसान के चेहरे पर मायूसी की और वो उस लड़की को ही देख रहा था। वो कोई और नहीं, शाद थे। शाद ने निराशा से अपना सिर झुकाया और चुपचाप वहां से घर के लिए निकल गए। चैप्टर 50, माई स्पाई वाइफ। अनामिका रजत से चाबी लेने की कोशिश कर रही थी, मगर इसी बीच अनामिका की कोहनी में चोट लग गई। रजत ने एक झटके से अनामिका को अपने करीब किया। अनामिका को अपनी गोद में बिठाते हुए उसे ध्यान से देखने लगा कि उसे चोट कहाँ लगी है। रजत की पकड़ अनामिका की कमर पर मजबूत थी। इस बीच अनामिका को कुछ अजीब सा ही एहसास महसूस हुआ। ये उसके लिए कुछ जाना पहचाना सा था, मगर फिलहाल के लिए वो एहसास को समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ शायद किसी हॉस्पिटल में थे, जहां वार्ड में एक लड़की थी। वो उस लड़की को बाहर से ही देख रहे थे। वो लड़की लगभग 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी। शाद ने कुछ पल उस लड़की को देखा और वहां से चले गए। अनामिका रजत की गोद में बैठी थी और रजत ने धीरे से उसकी गर्दन के पीछे अपना हाथ डाला और अनामिका का चेहरा अपने करीब करते हुए अनामिका के माथे पर अपने होंठ रख दिए। अनामिका को एक सुकून सा महसूस हुआ और ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी आंखों के आगे एक अलग सा ही दृश्य घूमने लगा, जहां पर एक लड़के ने किसी लड़की का चेहरा अपने हथेलियों में लिया हुआ था और उसकी माथे को अपने होठों से छू रहा था। कुछ पल के बाद जब अनामिका ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें लाल थीं। आंख खुलते ही अनामिका के सामने रजत का चेहरा था। वो जैसे किसी नींद से जागी हो और एक झटके से वो खड़ी हुई और सीधे अपने बेड की ओर बढ़ गई। वो बेड पर बैठी और करवट लेकर लेट गई। अनामिका की आंखें जल रही थीं। उसने अपनी आंसुओं को अपनी आंखों में ही समेट लिया। रजत बस उसके इस रिएक्शन को देखता रहा, मगर ज्यादा ना सोचते हुए वो भी लेट गया और अपनी गर्दन मोड़ अनामिका को ही देखने लगा। अनामिका लंबी सांसें लेते हुए अपने आप को संभाल रही थी। अपने आप को संभालते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर दी। फ्लैशबैक। एक लड़की अभी अभी बाथरूम से बाहर निकली थी।
बाथरूम से बाहर आते ही उसने अपने सामने मौजूद आदमी को देखा तो उस लड़की के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उस लड़की के बालों से पानी टपक रहा था और उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर भी आ रहे थे। कमरे में एक चेयर पर एक आदमी मौजूद था। लड़की के बाथरूम से बाहर आते ही आदमी धीरे से अपने चेयर पर से उठा और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उस लड़के की मिडिल स्टबल बियर्ड के वजह से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा छुपा हुआ था, मगर इसके बाद भी वो काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था। उस आदमी के चेहरे का रंग हल्का गेरुआ था। उस लड़की के पास आता हुआ वो आदमी उस लड़की के नीली आंखों में ही देख रहा था। वो कोई और नहीं, अनामिका ही थी। इस वक्त अनामिका ने एक वाइट कलर का सिल्क का नाइट गाउन पहना हुआ था, जो कि अनामिका के घुटनों के कुछ ऊपर तक आ रहा था। वो आदमी अनामिका के करीब आया और उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब करता हुआ उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए अनामिका से बोला, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मेरे कत्ल के इरादे से ही मेरे सामने आई है आज। अनामिका मुस्कुरा दी, मगर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपने हाथों को उठाया और उस आदमी की बाजुओं को हल्के से पकड़ लिया। उस आदमी का हाथ अनामिका के एक गाल पर था और उसने अपने होंठ अनामिका के दूसरे गाल पर रख दिए। अनामिका उस आदमी के होठों के एहसास मात्र से सिहर उठी और खुद में ही सिमटते हुए उसकी हाथों की पकड़ उस आदमी के बाजुओं पे थोड़ी मजबूत हुई, जिसके कारण अनामिका के नाखून उस आदमी के बाहों में चुभने लगे। अनामिका की इस हरकत को देख, उस आदमी ने धीरे से अनामिका के चेहरे को अपने हथेलियां में भरा, फिर अनामिका के माथे पर अपने होंठ रखते हुए धीरे से अनामिका से कहा, आई नेवर हर्ट यू, डोंट वरी। उस आदमी के अपने करीब होने के एहसास और उसके कहीं गए शब्दों में अनामिका को मजबूर कर दिया कि वो अपनी आंखें बंद कर खुद को उस इंसान की बाहों में सौंप दे। वो आदमी धीरे से झुका और अनामिका को अपनी बाहों में उठा लिया। अनामिका के दोनों पैर अब हवा में थे। उस आदमी ने धीरे से अनामिका की माथे को चुनना, फिर उसकी आंखों को, फिर उसके गाल और अंत में उसके होठों पर अपने होठ रख उसे धीरे धीरे किस करने लगा। किस करते हुए अनामिका के नाइट गाउन का रोब उसने खोल दिया और उसके कंधे से उसके गांव को हल्का सा सरकाया और वहां अपने होंठ रख दिए। अनामिका की सांसें कुछ तेज हुईं और वह बहकने लगी। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, या ये कहा जाए कि सिर्फ एक नाम तेज सांसों के साथ उसके मुंह से निकला, देव। देव उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर उसके गले और कॉलर बोन को किस कर रहा था। वो उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। रात काफी गहरी थी और शायद बाहर मौसम भी खराब था, जिसका सबूत था कि बार बार बादल गरजने की आवाज और एक चमक सी कमरे में आ रही थी। उस पल में एक मदहोशी सी थी, जिसकी वजह से अनामिका और देव दोनों ही उस एहसास में खोते जा रहे थे। देव ने अनामिका की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाईं और अनामिका की हथेली को बेड में दबाते हुए उसके गले पर किस करते हुए अपने दूसरे हाथ से अनामिका की कमर को पकड़ते हुए उसे अपने और भी ज्यादा करीब कर रहा था। अनामिका का एक हाथ देव की पीठ पर था और वो अपने नाखून वहां चुभाए जा रही थी, मगर तभी कुछ गिरने की आवाज आई, जिसने अनामिका और देव दोनों की इस मदहोशी को तोड़ा। इसी के साथ अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आई और अपनी आंखें खोल दी। फ्लैशबैक एंड। क्या है देव और अनामिका का रिश्ता? बस, क्या कभी देव अनामिका की जिंदगी में लौटेगा? क्या करेगा रजत देव और अनामिका का सच जानकर? क्या कभी देव और रजत का आमना सामना होगा? अनामिका बीता कल जानकार रजत अनामिका को अपनाएगा? क्या देव और अनामिका कभी एक हो सकेंगे? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें माई स्पाई वाइफ।